गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो 5वीं कक्षा के अंतर्गत हम हिंदी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 2/12/21। हमारा विषय है हिंदी। हमारा विषय क्या है? हिंदी। और कक्षा 5वीं। घटक कक्षा 5वीं के अंतर्गत हम एक पाठ पढ़ेंगे। जिस इंसान को हर चीज का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, ज्ञानी। जिस इंसान को हर चीज का ज्ञान होता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। और यह ज्ञान इंसान के लिए, हर इंसान को प्राप्त करना जरूरी होता है। जिस इंसान को जितना ज्ञान होगा वे उतना ही ज्ञानी कहलाएगा। तो हमारा पाठ क्रमांक 15, दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी, जिसे हम पढ़ेंगे। ज्ञानी। हमारे पाठ का नाम क्या है? ज्ञानी। जिस इंसान को ज्ञान होता है, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस ज्ञानी कहानी के अंदर, इसके अंतर्गत एक संवाद है जो दो लोगों के अंदर हो रहा है, दो व्यक्तियों के अंदर हो रहा है। एक मराठी परिवार है, एक हिंदी परिवार है, और दोनों आमने सामने रहते हैं। हम लोग भी ऐसे ही मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। कोई समाज का होता है तो कोई दूसरे समाज का होता है। जैसे अगर हमारे घर में, अगर हम हिंदी समाज के हैं तो हमारे घर में हिंदी मातृभाषा बोली जाएगी। अगर हमारे बिल्कुल सामने कोई परिवार रहता है और वो मराठी बोलता है तो मराठी परिवार है और उनके घर में मातृभाषा मराठी बोली जाती है। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत भी दो परिवार दिए गए हैं, जो एक मराठी भाषा बोलता है और दूसरा परिवार है जो हिंदी भाषा बोलता है। एक का नाम है बंटू भाऊ और दूसरे का नाम है सुदामा। बंटू भाऊ यह मराठी परिवार से और सुदामा यह हिंदी परिवार से। ये दोनों आमने सामने रहते हैं और इनकी भाषा, बंटू भाऊ की भाषा मराठी होने के कारण इन्हें हिंदी के शब्द नहीं समझते, और सुदामा यह हिंदी भाषी होने के कारण इनको मराठी भाषा के शब्द नहीं समझते। इनको मराठी का कुछ ज्ञान नहीं है और बंटू भाऊ को हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो वे दोनों जब कोई शब्दों का इस्तेमाल करते, शब्दों का प्रयोग करते, तो वो आपस में ही उलझ जाते कि वे क्या बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हिंदी के अंदर भी यूज होते हैं और मराठी के अंदर भी यूज होते हैं। हमें लगता है दोनों शब्द एक जैसे हैं, उसका उच्चारण एक हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक ही शब्द जिसका उच्चारण एक होता है, वो शब्द दोनों भाषा में अलग अलग अर्थ देते हैं। एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम समुच्चारित शब्द। तो इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो समुच्चारित शब्द हैं, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। शब्द एक है परंतु उसके दो अर्थ निकलते हैं। हिंदी में वही शब्द इस्तेमाल होता है परंतु उसका अर्थ अलग होता है। मराठी में वही शब्द इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ तो अलग होता है। शब्द एक होता है और दोनों ही भाषा के अंदर दोनों का शब्द अलग होता है। तो इसी प्रकार की हमारी एक कहानी है ज्ञानी। इसके अंतर्गत दो परिवार है और दोनों परिवारों की भाषा, मातृभाषा अलग अलग है। इसी कारण वे आपस में उलझ जाते और उन्हें समझता नहीं है। अगर वो ज्ञानी होते
तो अगर उनको एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता, अगर बंटू भाऊ को हिंदी भाषा का ज्ञान होता और सुदामा को मराठी भाषा का ज्ञान होता, तो वो दोनों आपस में कभी नहीं उलझ, दोनों को एक दूसरे के शब्द समझ जाते और वो उन शब्दों का अर्थ भी अपने अपने हिसाब से भाषा के हिसाब से ले लेते। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। अगर इंसान एक से अधिक भाषाएं सीखता है, तो अगर हम हिंदी बोलने वाले और हम मराठी और इंग्लिश भाषा का, तमिल भाषा का, कन्नड़ भाषा का, और जो उत्तर प्रदेश में प्योर हिंदी बोली जाती है, ऐसी भाषाओं का हम ज्ञान रखते हैं। अगर हम मानो हमारे देश से तो कोई दूसरे देश में जाते हैं जहाँ पर कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, तो हमें वहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होंगी, हमारे मतलब समाज में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। हम आसानी से उनकी भाषा समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है। अगर मानो हमें एक ही भाषा का ज्ञान है, हिंदी का, और हम ऐसे मतलब ऐसे देश में चले जाते हैं वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है और वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो क्या होगा? हमें कुछ समझेगा नहीं। हम तो सिर्फ हिंदी जानते हैं, वो इंग्लिश, सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में हमें क्या बोल रहा है तो हमें कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना चाहिए, एक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए, और कौन से शब्द कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, और किस शब्दों का अर्थ भिन्न निकलता है किस भाषा के अंतर्गत, ये हमें इस सब का ज्ञान रखना चाहिए। तो चलिए हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 15, ज्ञानी। बंटू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। बंटू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं और दोनों के बच्चे साथ साथ खेलते हैं, हंसते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों परिवार क्या होता है, एक दूसरे के सुख दुख में, अगर दोनों ही परिवार में अगर कोई सुख यानी कि कुछ कार्यक्रम वगैरह हो, तो वो दोनों एक दूसरे में सहभाग हो जाते हैं। अगर कोई दुख हो, कोई दुख भरी घटना हुई हो जिससे वो दुखी हो, तो वो सुख के साथ साथ में दुख, अगर उनके घर में अगर कोई दुख आता है तो वो दुख में भी सहभाग हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो ये ऐसे दो परिवार है जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। दोनों की मातृभाषा कैसी है? भिन्न है। भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग। और मातृभाषा क्या होती है? जो हमारे घर में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। मतलब बचपन से हम जो भाषा सीखते हैं तो हमारी भाषा वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। अगर हम हिंदी भाषी है और हमारे घर में हिंदी भाषा बोली जा रही है और हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा क्या रहेंगी? हिंदी। अगर किसी व्यक्ति के घर में उर्दू भाषा बोली जा रही है तो उसकी मातृभाषा उर्दू कहलाएंगी। तो हम जिस भाषा से पहले से सुनते आ रहे हैं, हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो यह दो परिवार है, दोनों परिवार की भाषाएं, मातृभाषाएं भिन्न है। कैसी है? भिन्न है, अलग अलग है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। क्या होता है? दोनों परिवार की भाषा अलग अलग होने के कारण ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो दोनों ही भाषा में जिसका अर्थ अलग होता हो। अगर ऐसे शब्द उनके बीच में आ जाते हैं तो उनका मनोरंजन हो जाता है, उनके इसमें हास्या बातें हो जाती है, मतलब हंसी मजाक हो जाती है उनकी बातों के अंतर्गत। ऐसी स्थिति आज भी बनी है। और वे क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति आज भी बनी है। देखते हैं कौन सी स्थिति है। बंटू भाऊ। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बंटू भाऊ, और दूसरा है जिसका नाम है सुदामा। बंटू भाऊ क्या बोलते हैं? बंटू भाऊ मना करने के बाद ये बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षक क्या कह रहे हैं? बंटू भाऊ
मना करने के बाद ही बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें अंदर बुलाकर शिक्षा दो। यह एक समुच्चारित शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में अलग निकलता है और मराठी में अलग निकलता है। हम इसे आगे देखेंगे। सुदामा। अब सुदामा जी क्या कहते हैं? अरे बंटू भाऊ मैं क्या शिक्षा दूं। ये क्या कहते हैं? अरे बंटू भाऊ मैं क्या शिक्षा दूं। शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिलती है और वे हिंदी भाषी है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हें क्या शिक्षा दूं। अब शिक्षा का अर्थ हिंदी में पढ़ाई होता है जो हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, और मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड होता है। दंड यानी सजा देना। तो वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को दंड दो, लेकिन ये हिंदी भाषी है तो ये क्या समझ रहे हैं कि इन्हें शिक्षा दो, यानी उनको ज्ञान दो, पढ़ाई करवाओ उनकी। तो वे क्या कहते हैं? शिक्षा तो बच्चे विद्यालय में प्राप्त करते हैं, मैं इन्हें क्या शिक्षा। फिर बंटू बाबू कहते हैं तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे। ये कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे। फिर सुदामा जी उनका जवाब देते हैं बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहेंगे। वे क्या कहते हैं? बच्चे तो बंदर होते हैं, वे ऐसे ही खेलते रहेंगे। बंदर का अर्थ क्या होता है? वानर। ये भी एक समुच्चारित शब्द है। फिर बंटू बाबू कहते हैं लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे। वे कहते हैं जब आसपास कहीं समुद्र ही नहीं तो बच्चे बंदर पे कैसे जाएंगे। अब बंदर, मराठी बंदर का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह। अब मुंबई के अंदर एक मतलब जहाँ पानी का समुद्री इलाका होता है, जहाँ पर नाव वगैरह चलती है, उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। यह मुंबई में स्थित है, तो इसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो क्या कह रहे हैं? अगर यहाँ बंदरगाह ही नहीं है तो बच्चे समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे। वे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बंदर ही नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे। यहाँ समुद्र ही नहीं है और यहाँ समुद्र इलाका ही नहीं है तो बच्चे बंदर पे कैसे जाएंगे। फिर सुदामा कहते हैं अच्छा जरा बैठो। यह कहते हैं अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। वे क्या कहते हैं? अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर फैला कर आता हूँ। ऊन, यह भी एक समुच्चारित शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ ऊन होता है। ऊन जिससे अपन स्वेटर बोलते हैं, जो एक किस्म का मोटा धागा होता है, उसे क्या कहते हैं हम? ऊन। यह हिंदी शब्द है और जिसका दूसरा अर्थ निकलता है ऊन, उसका अर्थ क्या होता है? मराठी में ऊन शब्द का अर्थ निकलता है धूप। तो ये एक समुच्चारित शब्द है जिसका अर्थ मराठी में ऊन यानी कि धूप होता है और हिंदी में ऊन यानी कि एक मोटा धागा होता है जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। फिर सुदामा कहते हैं अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। वे क्या कहते हैं? अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा है कि नहीं। फिर से इस सेंटेंस में एक समुच्चारित शब्द यूज हुआ है, खत। अब खत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? पत्र, चिट्ठी जो हम भेजते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? खत। और मराठी में इसका अर्थ होता है खाद। खत जो हम खेत में डालने के लिए यूज करते हैं, खेत में हम डालते हैं ना खत, तो वो खत ही समझ रहे हैं। तो उसका मराठी अर्थ खत होता है यानी कि खाद, और हिंदी अर्थ पत्र निकलता है। यह एक समुच्चारित शब्द है। फिर बंटू भाऊ कहते हैं अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्या भेजेंगे, क्यों भेजे। वे क्या कहते हैं? अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे। वो मराठी भाषी है तो वो खत का अर्थ पत्र नहीं समझेंगे। वो क्या समझेंगे? खेत में डाले जाने वाला खत। वो क्या ले रहे हैं उस शब्द का अर्थ? खत जो अपन खेत में डालते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम बेटी को खत क्यों भेजेंगे, वो तो खेत में डाला जाता है। फिर बंटू भाऊ कहते हैं अरे सुदामा खत तो खेत में डालते, बेटी को क्यों भेजे। यदि, फिर उसके आगे देखते हैं,
यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। अगर वो दोनों मराठी और हिंदी भाषा दोनों का ज्ञान रखते तो ये स्थिति नहीं बनती थी उन लोगों के बीच में। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। क्या कहते हैं? जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका उतना ही ज्ञान बढ़ता है। मैंने बताया ना, हम जितनी भाषाओं को का ज्ञान रखेंगे हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। हमें लोगों से संवाद करने में उतनी ही आसानी होगी। अगर हम एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं तो हमें भाषा में संवाद, एक दूसरे से संवाद करने में, बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में हमें आसानी होगी। हम एक दूसरे की बातें आसानी से समझ पाएंगे और एक दूसरे से आसानी से बात कर पाएंगे। यह हमारे कुछ समुच्चारित शब्द है जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। क्या कहते हैं वो कि अगर दोनों ही सुदामा और बंटू भाऊ दोनों ही एक दूसरे की भाषा का ज्ञान रखते हैं तो उनके बीच में ये स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं। परंतु उन दोनों को भी एक दूसरे की भाषा का ज्ञान नहीं था तो उनके बीच में हमेशा मनोरंजक स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो इसके अंतर्गत मनोरंजक स्थिति क्यों उत्पन्न होती? समुच्चारित शब्द से। अभी हम देखेंगे समुच्चारित शब्द क्या होते हैं। समुच्चारित शब्द, समुच्चारित, शब्द क्या देख रहे हैं हम लोग? समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द का अर्थ हिंदी में भी निकलता हो, एक ही शब्द का अर्थ हिंदी में अलग निकलता हो और मराठी में अलग निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम समुच्चारित शब्द कहेंगे। तो देखते हैं पहला हमारा शब्द क्या आया था इसके अंदर? शिक्षा। ये क्या है? समुच्चारित शब्द है, शिक्षा। अब इधर हम इसके हिंदी शब्द लिखेंगे और इधर हम मराठी लिखेंगे। हमारा पहला शब्द क्या था? शिक्षा। शिक्षा यह एक समुच्चारित शब्द है जिसके दो अर्थ निकलते हैं। हिंदी के अंतर्गत इसका अलग अर्थ निकलता है और मराठी के अंतर्गत इसका अलग अर्थ निकलता है। तो शिक्षा, यह मराठी के अंदर इसका अर्थ निकलता है दंड और हिंदी के अंतर्गत इसका अर्थ निकलता है पढ़ाई। पढ़ाई, दोनों शब्द अलग अलग है, दंड, पढ़ाई, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पढ़ाई करना, और यही शिक्षा का अर्थ क्या होता है मराठी में? दंड। ये हो गया हमारा समुच्चारित शब्द और इसका हिंदी शब्द बनेगा पढ़ाई और मराठी शब्द बनेगा दंड। दंड का अर्थ होता है सजा देना। अगर मराठी में कोई बोलता है कि इन्हें शिक्षा दो तो वे क्या कह रहे हैं? इन्हें सजा दो, इन्हें दंड दो। और हिंदी में अगर कोई शिक्षा शब्द का यूज कर रहा है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? इसको पढ़ाई करवाओ, शिक्षा दो, यानी कि इसको ज्ञान दो, पढ़ाई करवाओ, विद्यालय भेजो, स्कूल भेजो। दूसरा शब्द हमारा बंदर। यह भी एक समुच्चारित शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। मराठी में इसका शब्द अर्थ क्या होता है? बंदर, बंदरगाह, और हिंदी में वानर।
वानर। हिंदी में बंदर को क्या कहते हैं? वानर। अगर जाहिर बात है, अगर कोई हमें बंदर बोलता, बंदर शब्द हमारे सामने यूज करता है, तो हम उसका अर्थ क्या निकालेंगे? वानर, क्योंकि हम हिंदी भाषी है। और अगर हम मराठी भाषी है और हमारे सामने कोई बंदर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसको क्या अर्थ निकालेंगे? उसका बंदरगाह, समुद्री इलाका। तो ऐसे ही परिस्थिति बंटू भाऊ और सुदामा जी के बीच में उत्पन्न होती थी। अब हम तीसरा शब्द देखेंगे, उन। उन, इसका मराठी में क्या होगा? धूप। और इधर उन। ऊन किसे कहेंगे? एक मोटा धागा होता है जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऊन। और ऊन, यही शब्द का अर्थ मराठी में धूप के लिए इस्तेमाल होता है। जो धूप निकलती है ना दिन में, सूरज से जो धूप निकलती है, जो किरणें होती है, उसको क्या कहते हैं? ऊन। यानी कि अगर हम मराठी भाषी है तो ऊन का अर्थ क्या निकालेंगे? धूप। और हिंदी भाषी है तो हम ऊन का अर्थ, जो स्वेटर बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो धागा समझेंगे, ऊन। इसके आगे खत। खत यानी कि खाद। और इधर पत्र। अब इसके अंदर खत या समुच्चारित शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। हिंदी में इसका अर्थ अलग निकलता है और मराठी में इसका अर्थ अलग निकलता है। मराठी में इसका अर्थ खाद निकलता है, यानी कि जो खेत के अंदर हम जो खाद डालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? खत। जो खत हम डालते हैं ना, उसे कहते हैं खाद। और इसे ही खत को हम क्या कहेंगे? पत्र, चिट्ठी। हम किसी को पत्र लिखते हैं ना, अगर पहले जब फोन वगैरह नहीं था तो हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे। क्या लिखते? चिट्ठी। ये है पत्र। अगर हम हिंदी भाषी है तो खत का अर्थ क्या समझेंगे? पत्र। और अगर हम मराठी भाषी है तो हम खत का अर्थ समझेंगे खाद। इसी प्रकार बंटू भाऊ खाद को खत समझते हैं और सुदामा खत को पत्र समझते हैं। इसके आगे भी कुछ शब्द है, हम इसे मिटा देते हैं। दीवाल, सॉरी, घास। घास जो खेत में उगती है हरी हरी, उसे हम क्या कहते हैं? घास। अब मराठी में भी यही शब्द यूज, सॉरी, हिंदी में भी यही शब्द यूज होता है, घास। और मराठी में यही शब्द के लिए क्या यूज होता है? निवाला। निवाला। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तस्वीर क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है और उसकी माता का हाथ दिखाई दे रहा है, वो उसे कुछ खिला रही है, तो वो क्या हो गया? निवाला। लेकिन मराठी भाषी उसको क्या कहते हैं? घास। जब एक निवाला खाते हैं तो उसे हम कहते हैं घास, अगर मराठी भाषी है तो। और अगर हिंदी भाषी है तो हम उसे क्या समझेंगे? हम उसे घास ही समझेंगे, जो खेत में उगती है। लेकिन मराठी भाषा में घास को निवाला कहते हैं। हमारा आखिरी शब्द है जाड़ा। जाड़ा, आमतौर पर जाड़े को क्या कहते हैं? मोटा। मोटा, जाड़े का अर्थ क्या निकालते हैं? मोटा। परंतु ये जाड़े का अर्थ मोटा निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? मराठी में निकल रहे हैं। जाड़े का अर्थ मोटा, यह मराठी के अंतर्गत बोलते हैं। इसका मोटा मराठी के अंतर्गत निकलता है। ठंडी। और यही जाड़ा का अर्थ हम हिंदी में क्या लेंगे? ठंडी। जो ठंडी का मौसम होता है ना अपना,
तो हम उसे ठंडी कहते हैं। अगर बोलते हैं ना जाड़ा पड़ रही है, यानी कि ठंडी पड़ रही है। और हम कोई मराठी भाषी के सामने जाड़ा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या समझेगा? मोटा। क्योंकि जाड़ा शब्द का अर्थ मराठी में मोटा निकलता है और हिंदी के अंतर्गत जाड़ा शब्द का अर्थ ठंडी निकलती है। यानी कि जो हमारा मौसम है ठंडी का, तो उसे क्या कहते हैं? जाड़ा, और उसका शब्द है ठंडी। यह हिंदी में बोलते हैं और मराठी में जाड़ा का अर्थ मोटा निकलता है। तो ये थे हमारे कुछ समुच्चारित शब्द, जो दोनों परिवार अलग अलग भाषी होने के कारण, उनकी मातृभाषा अलग अलग होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं। उनके सामने कुछ समुच्चारित शब्द आ जाते और वो अपने अपने भाषा से उस शब्द का अर्थ निकाल लेते और उस शब्द को समझ नहीं पाते, और अपने हिसाब से अपनी भाषा से ही उसका अर्थ निकालकर उनके बीच में क्या हो जाता? मनोरंजन स्थिति पैदा हो जाती, हंसी मजाक वाली स्थिति उनके सामने आ जाती। मतलब क्या हो जाता? कई बार उनके सामने ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल हुए जो समुच्चारित शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में अलग निकलता है और मराठी में अलग निकलता है। तो ऐसे शब्द उनके सामने जब भी आ जाते तो उनके बीच में मनोरंजन हो जाता, मनोरंजक स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो दोनों ही विभिन्न भाषाएं वाले हैं। उनकी दोनों की भाषा भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। भिन्न का क्या होता है? अलग अलग। दोनों की भाषा भिन्न है, दोनों की मातृभाषा अलग अलग है। एक की मातृभाषा हिंदी है तो दूसरे की मातृभाषा मराठी है। इसी कारण मराठी भाषा वाले वे हर शब्द का अर्थ मराठी भाषा में निकालते हैं और हिंदी भाषा वाले हर शब्द का अर्थ हिंदी में निकालते हैं। तो इसी प्रकार हमने इस पाठ के अंतर्गत समुच्चारित शब्द सीखा है। तो हम इस पाठ से क्या सीखते हैं? हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है? हमारा इस पाठ को सीखने का उद्देश्य क्या है कि हमें छोटे परिवार का महत्व मालूम पड़े कि छोटा परिवार कैसा होता है। हमारे छोटा परिवार है तो उसके अंतर्गत हम किस तरह दूसरे परिवार के साथ में घुल मिल कर रहते हैं। अगर हमारे पड़ोसी की भाषा अलग है तो हमारे सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। और अगर हम ज्ञानी होते, अगर हम एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखते तो हम आसानी से उनकी भाषा का अर्थ उनकी भाषा से ही निकालते, ना कि अपनी भाषा से। तो हमें इस पाठ से यह उद्देश्य मिलता है कि हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना चाहिए, हमें एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। भाषा सीखने के लिए हमें रुचि होनी चाहिए। हमें दूसरी भाषा सीखने के लिए हमारे अंदर रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि हम दूसरी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर सके, ताकि हमारे सामने कोई भी कठिनाइयाँ पैदा ना हो, कोई भी कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो, जैसे कि बंटू भाऊ और सुदामा के बीच में उत्पन्न होती है। तो हम सीखेंगे एक से अधिक भाषाएं, सीखेंगे ना? ओके, वेरी गुड। तो हमें एक से अधिक भाषाएं सीखने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हम एक से अधिक भाषाएं सीख सके, हमारी भाषा के अलावा भी दूसरी भाषाओं का ज्ञान रखें। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है और हम आपके लिए एक गृह पाठ है। चलिए, आपके लिए गृह पाठ है। पुस्तक के अतिरिक्त समुच्चारित शब्द को लिख कर लाए। ठीक है, पुस्तक से अतिरिक्त समुच्चारित शब्द लिखे। क्या करना है आप लोग को? पुस्तक से अतिरिक्त शब्दों को लिखना है। कौन से शब्दों को? समुच्चारित शब्द को।
आप सोचिए कौन से शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में अलग निकलता हो और मराठी में अलग निकलता हो। ऐसे समुच्चारित शब्द को लिख कर लाए। ठीक है, धन्यवाद।